तो अभी तक की वीडियो में हमने देख लिया है कि आपने फास्ट एपीआई का सेटअप कैसे करना है और पाथ पैरामीटर्स और क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जिस रिक्वेस्ट पे काम किया है ना, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ गेट पे हमने काम किया है। यानी हमने जो अभी तक 2 से 3 राउट्स बनाए हैं उसके लिए हमने app.get डेकोरेटर का यूज किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने गेट रिक्वेस्ट के बजाय पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे यूज करनी है, रिक्वेस्ट की बॉडी क्या होती है, क्यों यूज होती है, और आपने बॉडी की वैलिडेशन के लिए पाइडेंटिक मॉडल्स कैसे यूज करने हैं, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर एक न्यू main.py की फाइल बना ली है और इसके अंदर हम आज अपना सारा कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने से पहले ना हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे अपने एपीआई को टेस्ट करने के लिए। वैसे हम पहले भी क्या कर रहे थे, हम अपने ब्राउजर को ओपन करके उसके अंदर अपना URL विजिट करते थे और उस पर हमें गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल जाता था। लेकिन गेट रिक्वेस्ट के अलावा जब भी आप कोई और रिक्वेस्ट यूज करेंगे, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई या पुट रिक्वेस्ट हो गई, तो उसके अंदर ना आपको अपनी रिक्वेस्ट बॉडी भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ब्राउजर को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, उसके लिए या तो आपको पोस्टमैन की जरूरत होती है या हम जो एक्सटेंशन यूज करने लगे हैं उसकी जरूरत होती है। ये आपको अलाउ करती है कि आप अपने एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो, अपनी कुछ रिक्वेस्ट को सेव कर सकते हो अगर आपने बाद में उनको दोबारा टेस्ट करना हो। तो टेस्टिंग में ना ये आपको आसानी देती है, इसीलिए हम अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशन क्यों, पोस्टमैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि हम VS कोड के अंदर ही रहते रहते जो है अपने एपीआई को टेस्ट कर लेंगे, हमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ही ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो हम इधर एक्सटेंशंस पे आ जाएंगे और इधर सर्च करेंगे थंडर क्लाइंट। ये वाली जो पहले नंबर पे एक्सटेंशन है इसको डाउनलोड करेंगे। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ताकि इंस्टॉल हो जाए और इधर ही मेरे पास इंस्टॉल होके मेरे राइट साइड पे इधर शो हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे शो करेगी कि आप एक न्यू रिक्वेस्ट बना सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक न्यू टैब इधर ओपन हो जाएगा। तो एक टैब के अंदर मैं कोड लिखूंगा और दूसरे ही टैब के अंदर मैं उसी कोड को टेस्ट करूंगा कि कौन सा एंड पॉइंट वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। और इधर राइट साइड पे मैं दोबारा अपने एक्सप्लोरर को ओपन कर लूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिक्वेस्ट की बॉडी असल में होती ही है। अभी तक हमने आपको पता है पाथ पैरामीटर्स और क्वेरी पैरामीटर्स पढ़े हैं। तो इन दोनों चीजों के अंदर हम कर असल में क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि अपने एपीआई एंड पॉइंट पे डाटा भेज रहे हैं यूजर के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सर्वर को ना कुछ डाटा चाहिए और यूजर वो डाटा हमें भेज रहा है। उस डाटा को भेजने की हमने 2 तरीके पढ़े हैं, पाथ पैरामीटर के थ्रू और क्वेरी पैरामीटर के थ्रू। तो उसी डाटा को भेजने का ना ये तीसरा तरीका है कि आप रिक्वेस्ट की बॉडी का यूज करके डाटा को भेज सकते हो। इसमें होता क्या है कि आपको हर एक वैल्यू के लिए ना तो अलग पैरामीटर बनाना पड़ता है और ना ही अलग वेरिएबल उसके लिए डिफाइन करना पड़ता है। यूजर क्या करता है, सिंपल जेसॉन फॉर्मेट में डाटा भेज देता है और हमारा सर्वर क्या करता है, उसी डाटा को वैलिडेट करता है कि जो डाटा आया ये सही फॉर्मेट में है या नहीं। सही फॉर्मेट में है अगर तो यूज कर लेता है उसको, अगर नहीं है सही फॉर्मेट में तो रिस्पॉन्स में एरर जनरेट कर देता है या कोई भी मसला बता देता है यूजर को कि आपका जो डाटा है ये सही नहीं है। तो ये जो बातें मैंने बोली है उसमें भी आपने क्या समझा है कि जो आपकी बॉडी होगी एपीआई के लिए ना, हम बॉडी हमेशा जेसॉन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। वैसे बॉडी आपकी स्ट्रिंग होती है, लेकिन जब आप एपीआई यूज कर रहे होते हो तो वही स्ट्रिंग आपका जेसॉन इनकोडेड स्ट्रिंग होता है। यानी स्ट्रिंग के अंदर आप जेसॉन डाटा भेज रहे होते हो और आपके सर्वर को भी पता होता है कि जो डाटा आ रहा है वो जेसॉन फॉर्मेट में है। तो वो क्या करता है, उस डाटा को स्ट्रिंग से डिकोड करके जेसॉन में कन्वर्ट करके यूज करता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये बॉडी वगैरह सारा कुछ ना वर्क कैसे करता है। मैंने अपनी main.py की फाइल ओपन कर ली। इधर मैंने फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लिया, अपनी एक ऐप बना ली और मैंने एक राउट बना लिया। राउट अब मैं बनाऊंगा होम का ही, लेकिन गेट के बजाय पोस्ट यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, app.post, इसको पाथ दे दूंगा /, इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा होम का, और ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये हमारा एक राउट बन गया। इधर अब मैं क्या करूंगा कि जो बंदा मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा ना, मैं चेक करूंगा कि वो बॉडी क्या भेज रहा। पाथ और क्वेरी पैरामीटर्स में क्या होता था, आपको सेपरेट कोई बॉडी नहीं बनानी पड़ती थी, आप URL के अंदर ही डाटा बना के भेज देते थे। लेकिन बॉडी के लिए ना आपको सेपरेटली एक स्ट्रिंग बना के उसके अंदर डाटा को सेंड करना होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि मेरी रिक्वेस्ट की बॉडी कैसी दिखती है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे इधर एक और क्लास का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रिक्वेस्ट। मैं इस क्लास का यूज करूंगा, इधर एक सिंगल पैरामीटर बनाऊंगा, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैं इधर रिक्वेस्ट रख लूंगा और इसकी टाइप हिंटिंग कर दूंगा रिक्वेस्ट के साथ। अब इधर मैं क्या कर सकता हूं, इस रिक्वेस्ट की बॉडी को प्रिंट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लूंगा, इधर अवेट कीवर्ड यूज करूंगा और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये एक फंक्शन है तो ये हमें रिक्वेस्ट की बॉडी रिटर्न कर देगा।
तो बॉडी के साथ साथ ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके एक बार मैं बॉडी की टाइप भी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि भाई बॉडी की टाइप क्या है, टाइप। अब इसको मैं रन करूंगा यूवीकॉन के साथ। यूवीकॉन मेन के अंदर मेरी ऐप है और हॉट रिलोडिंग एनेबल रखो। तो अब मैं ब्राउजर के बजाय, मैं इसको इधर से बंद कर दूंगा, ब्राउजर के बजाय मैं इधर आऊंगा न्यू रिक्वेस्ट पे, इधर से मैं इसको मिनिमाइज करूंगा या हाइड करूंगा और इधर इसको बताऊंगा कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है किसके ऊपर, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर। मैं जब इस पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखना मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखिए मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स मिला, जो कि मैंने अपने सर्वर में बताया था कि अगर कोई भी होम राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे तो उसको एक एम्प्टी डिक्शनरी भेज देना, ठीक है। तो वो मेरे पास इधर आ गई और अब मैं अपना टर्मिनल ओपन करके देखूंगा कि भाई मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया। तो बॉडी के अंदर जो मेरे पास डाटा आया वो किस टाइप का था, मैंने इधर टाइप और बॉडी को प्रिंट किया था ना। तो बॉडी के अंदर जो मेरे पास डाटा आया वो किस फॉर्म में था, बाइट्स की फॉर्म में, और डाटा ये रहा। तो चूंकि मैंने अभी बॉडी के अंदर कुछ इसको दिया ही नहीं है, ये मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी में मैं इसको कोई डाटा दूंगा तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा ना। तो मैंने जब इसको बॉडी दी ही नहीं है तो इसलिए अभी बॉडी एम्प्टी है। लेकिन बॉडी की टाइप क्या है, बाइट इनकोडेड स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग डाटा आपका बाइट्स में इनकोड हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा सर्वर जो है बाइट्स के बजाय मुझे जेसॉन में डाटा डिकोड करके दे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बजाय रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन यूज करूंगा और इधर भी इसको चेंज करके जेसॉन कर दूंगा। अब मैं दोबारा इधर अपनी रिक्वेस्ट पे आऊंगा, इधर सेंड पे जब क्लिक करूंगा तो ये देखना इसने मुझे एक एरर दे दिया। एरर क्या मेरे पास आया, जेसॉन डिकोड एरर। असल में इसने कोशिश क्या की, इसने जो बाइट इनकोडेड स्ट्रिंग थी ना उसको जेसॉन डाटा में कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैं इधर इसको टाइप वाले को हटा दूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि असल में बैकएंड पे हो क्या रहा है। तो हमारा डाटा किस फॉर्म में आ रहा था, हमारा डाटा आ रहा था स्ट्रिंग इनकोडेड बाइट्स में। तो मैं इधर करूंगा अवेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और अब इधर मैं कोशिश करूंगा इसको जेसॉन डाटा में कन्वर्ट करने की। वो किस तरह होता है, हम अपनी जेसॉन लाइब्रेरी का यूज करेंगे, इंपोर्ट जेसॉन, और इधर मैं इसको खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं इधर से कमेंट आउट कर दूंगा। जेसॉन डाटा हमारा क्या होगा, जेसॉन डॉट लोड्स, और इधर मैं डाटा को लोड करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको सेव करूंगा, अपने टर्मिनल को दोबारा ओपन करूंगा ताकि देख लूं कि सब कुछ सही है। इधर आऊंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो सेम टू सेम एरर आया मेरे पास, जेसॉन डिकोड एरर। तो अगर मैं इस जेसॉन कन्वर्जन को इधर से कमेंट आउट करके इसको सेव करूं, दोबारा अपनी रिक्वेस्ट भेजूं, तो मेरे पास एरर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि मेरा डाटा सेंड हो रहा है, मेरी बॉडी साथ है, लेकिन बॉडी खाली है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, स्ट्रिंग इनकोडेड बाइट्स है। लेकिन जब मैं उसको जेसॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर मेरे पास एरर आ रहा है कि भाई आपका जो डाटा है वो जेसॉन में डिकोड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि खाली स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग के अंदर जब कुछ है ही नहीं तो जेसॉन में कैसे डिकोड होगा। जेसॉन में डिकोड होने के लिए कम से कम कोई एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी डिक्शनरी तो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इधर से थोड़ा सा नीचे करके इसकी बॉडी में, इधर बॉडी वाले टैब पे आऊंगा, इधर जेसॉन वाले टैब पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और इधर या तो इसको एक एम्प्टी लिस्ट दे दूंगा या एक एम्प्टी डिक्शनरी दे दूंगा। तो इसको एम्प्टी डिक्शनरी दे देते हैं और दोबारा मैं सेंड करूंगा। तो ये देखो अब सेंड हो गया। क्यों, क्योंकि जो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग थी अब उसके अंदर 2 पैरेंथेसिस या ब्रेसेस हैं, और एम्प्टी ब्रेसेस जो है वो जेसॉन डाटा में काम करती हैं, यानी वैलिड जेसॉन फॉर्मेट होता है। तो इसीलिए इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर जो खुद कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको इधर से हटाऊंगा, जेसॉन को इधर से हटाऊंगा और इसके प्रोवाइडेड फंक्शन को यूज करूंगा। इसको भी यहां से हटा लूंगा और अब की बार मैं इसको दोबारा इधर नीचे कॉपी करूंगा, इसको रैप कर लूंगा ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में और अब इसकी टाइप प्रिंट करूंगा। दोबारा से आऊंगा, इधर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये देखो अब मेरा जो डाटा है उसकी टाइप क्या है, डिक्शनरी की टाइप है, और डाटा क्या है, 2 एम्प्टी मेरे पास ब्रेसेस है। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़े लेवल पे कैसे वर्क करी होती हैं वो आपको भी नहीं पता होगा यकीनन, इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई असल में इधर हो क्या रहा है। लेकिन बस आपने ये याद रखना है कि जब भी आप एक एपीआई बना रहे होगे तो उसमें आपने अपना डाटा सेंड करना है जेसॉन फॉर्मेट में। वैसे लाजमी भी नहीं है कि आप जेसॉन फॉर्मेट में ही सेंड करो, लेकिन अगर आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो तो उसके अंदर फिर आपने लाजमी जेसॉन फॉर्मेट का डाटा यूज करना है डाटा एक्सचेंज के लिए।
तो अभी जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं उसमें आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपने रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जेसॉन डाटा को भेजना कैसे है और अपने सर्वर में उस जेसॉन डाटा को प्रिंट करके एक्सेस कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से इसको हटा दूंगा और मैं क्या करूँगा, मैं अब आके ना कुछ मीनिंगफुल डाटा भेजूंगा। जैसे हम अपनी क्वेरी पैरामीटर्स वाली फाइल के अंदर क्या कर रहे थे, हमारे पास एक यूजर्स का राउट था, उसके अंदर हम यूजर आईडी, मैसेज आईडी वगैरह हो गई, इस तरह की चीजों को यूजर से ले रहे थे डाटा की फॉर्म में क्वेरी पैरामीटर्स में। तो इधर मैं क्या करूंगा, मैं क्वेरी पैरामीटर्स यूज करने के बजाय बॉडी के अंदर वही चीजें ले लूंगा। मैं इधर आऊंगा, जेसॉन डाटा में यूजर आईडी दे दूंगा। यूजर आईडी क्या होगी मेरी, क्या 1000 हो गई। उसके बाद मेरी मैसेज आईडी क्या हो गई, वो भी इसको मैं कुछ दे दूंगा, जैसे 2000 हो गई। और अब मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूंगा और इधर मैंने प्रिंट वाला भी हटा दिया। मैं क्या करूंगा, दोबारा इसको लिख लूंगा अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन और इसको मैं प्रिंट कर लूंगा। जब मैं इधर रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो ये देखो मेरा डाटा मेरे सर्वर पे एंड पॉइंट के पास आ गया। तो ना मुझे पाथ पैरामीटर यूज करना पड़ा, ना मुझे क्वेरी पैरामीटर यूज करने पड़े, लेकिन डाटा भी मेरे एंड पॉइंट तक पहुंच गया। इससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो URL है ना वो बहुत ज्यादा क्लटर नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ आपने सर्वर को डाटा भी भेज दिया। तो आपके रेस्ट APIs की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ही यही है कि आपका जो डाटा है ना वो सेंड होता है आपकी बॉडी में और JSON फॉर्मेट में। तो रेस्ट API में आपके डाटा से रिलेटेड मसले ही दो होते हैं। एक ये कि आपने डाटा को भेजना किस फॉर्म में है, फॉर्म क्या होती है उसकी, JSON फॉर्म होती है। और दूसरा मसला क्या होता है, डाटा की वैलिडेशन, कि जब डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है तो उसको आपने वैलिडेट कैसे करना है। वैलिडेशन का क्या मतलब है कि आपने चेक करना है कि भाई आपको जिस फॉर्म में डाटा चाहिए था वो डाटा वाकई उसी फॉर्म में है। अब इधर फॉर्म से मेरी मुराद JSON फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वो वाली रिक्वायरमेंट तो पहले ही फुलफिल हो रही है कि अगर आप JSON फॉर्म में डाटा नहीं भेजोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। जिस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ उस फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपके सर्वर को पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो बॉडी है उसके अंदर किस किस टाइप का डाटा होगा। जैसे अगर मैं यूजर से रिलेटेड डाटा भेज रहा हूं तो मेरे सर्वर के एंड पॉइंट को पता होना चाहिए कि यूजर से रिलेटेड क्या क्या डाटा होगा। यूजर की आईडी होगी, उसकी मैसेज आईडी होगी, उसका अगर पासवर्ड है, या जो भी चीजें हैं ना, मेरे सर्वर को पता होना चाहिए कि क्या क्या कीज आ रही हैं मेरे पास। मिसाल के तौर पे आप यूजर का डाटा भेज रहे हो जैसे, और आपने ना उसके अंदर मैसेज आईडी नहीं भेजी, लेकिन मैसेज आईडी जो थी वो रिक्वायर्ड थी। तो अब आपके सर्वर को पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो बॉडी आई है ना उसके अंदर मैसेज आईडी नहीं है, तो यूजर को एक एरर दे दो कि भाई आप मैसेज आईडी भी भेजो, साथ दोबारा रिक्वेस्ट की बॉडी भेजो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैलिडेशन, और पाइडेंटिक मॉडल्स हम यूज करते हैं बॉडी को वैलिडेट करने के लिए कि बॉडी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में है या नहीं। और ये वैलिडेशन सिर्फ जब बॉडी रिसीव हो रही हो तो उस वक्त ही नहीं होती, जब आप रिस्पॉन्स में JSON डाटा भेज रहे हो। जैसे मैं इधर डिक्शनरी भेज रहा हूं तो इधर भी वही वैलिडेशन यूज होती है, पाइडेंटिक मॉडल्स वाली। आप अपने डाटा जो सेंड कर रहे हो उसको भी वैलिडेट करते हो कि भाई मैं जो डाटा भेज रहा हूं वो उसी फॉर्मेट में है या नहीं जिसमें मैं इसको भेजना चाहता हूं। तो जो आप चीजें सुनते हो ना कि भाई पाइडेंटिक वैलिडेशन, ये वाली वैलिडेशन, वो वाली वैलिडेशन, वो सारी इसी काम के लिए होती हैं कि आप चेक मेंटेन रखो कि भाई जो डाटा आ जा रहा है उसका फॉर्म जो है वो आपके बनाए हुए फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। और ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल आप पाइडेंटिक मॉडल्स बना लेते हो और सारी वैलिडेशन तकरीबन ऑटोमेटिकली ही हो रही होती है। तो इस वीडियो में हम जो सिर्फ डाटा यूजर से आ रहा है हमारे सर्वर के पास, उसी डाटा को देखेंगे कि आपने वैलिडेट कैसे करना है। वैसे ईमानदारी की बात है, जो आपका डाटा आ रहा है और जो डाटा जा रहा है दोनों की वैलिडेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस छोटी सी चीज है जो बीच में डिफरेंट होती है। लेकिन फिर भी ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो आता हुआ डाटा है वो आपने कैसे वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम पाइडेंटिक यूज करेंगे, बहुत मशहूर लाइब्रेरी है एक। हम इंपोर्ट कर लेंगे पाइडेंटिक से, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल को, बेस मॉडल, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको ना अपने आते हुए डाटा को वैलिडेट करने के लिए एक क्लास बनानी पड़ती है जिसमें आपने उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लेने होते हैं। और अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो ना पाइथन के साथ, तो आपको ये बात समझ आती होगी कि आपकी जो क्लासेस है ना वो एक्ट करती हैं आपके स्ट्रक्चर्स की तरह, और आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं आपकी डिक्शनरीज की तरह। तो आपने क्या करना होता है, अपने आते हुए JSON डाटा को मैप करवाना होता है एक क्लास के ऊपर, पाइथन की क्लास के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास उसका अपना कोई भी नाम रख लेते हैं। मैं फिलहाल इधर वैलिडेशन क्लास लिख लूंगा इसका नाम, और इसको ना इनहेरिट करवाते हैं बेस मॉडल से।
हमारी क्लास हो गई, उसका नाम हो गया वैलिडेशन क्लास, और वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं हमारे बेस मॉडल क्लास से। इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हो गए, इसके पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेथड्स हो गए, वो सारे ये इनहेरिट करके अपने पास यूज करेगी। और इधर अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के एट्रीब्यूट्स में बता देंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर जो डाटा भेजेगा उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि अगर ये यूजर क्लास है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि एक यूजर आईडी भेजेगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी इंटीजर। तो इधर आपने यही बताना होता है कि आप क्या एट्रीब्यूट एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसकी टाइप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यूजर आईडी चूंकि आईडी है तो वो एक इंटीजर होगी। फिर मैं एक यूजर नेम भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यूजर और नेम के दरमियान एक अंडरस्कोर डाल लेते हैं। इसकी टाइप आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर हमारे पास यूजर की एज आ जाएगी, यूजर की एज क्या होगी, वो एक इंटीजर होगी। अगर ये यूजर एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो इसका सीजीपीए होगा, यूजर सीजीपीए क्या है वो आपका फ्लोटिंग में होगा। यूजर एक्टिव है या नहीं है, इज एक्टिव का भी एक बना लेते हैं। ये वाली चीजें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसको बोलियन कर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कौन कौन सी टाइप का आप डाटा इधर यूज कर सकते हो, यानी एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। यूजर के अगर टैग्स हैं तो उसको हम एक लिस्ट में एक्सपेक्ट कर लेंगे। इसी तरह इधर आप एक डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो, जो आपका मर्जी दिल करे वो यूज कर लो। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ये वाली क्लास यूज करेंगे अपने आते हुए डाटा को वैलिडेट करने के लिए। अब मुझे इधर ये पता है कि यूजर जो मुझे डाटा भेजेगा उसके अंदर कम से कम 6 कीज होनी चाहिए, यानी यूजर की आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, उसका एज होनी चाहिए, सीजीपीए, इज एक्टिव और यूजर टैग्स होने चाहिए। और अगर मैं इनमें से कोई एक भी डाटा नहीं भेजता तो मेरा जो एपीआई है वो ऑटोमेटिकली यूजर को एक एरर दे देगा। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इधर न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊंगा। इधर फिलहाल ना बॉडी को बिल्कुल एम्प्टी भेजते हैं। एक बार एम्प्टी भेज के देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया 200 का, और मैं इधर से इसको मिनिमाइज करके चेक कर लूंगा कि रिस्पॉन्स आया क्या है। तो मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ये क्यों आई है? अच्छा, क्योंकि हमने अभी वैलिडेशन की नहीं है, अभी हमने सिर्फ क्लास बनाई है। तो आपने वैलिडेशन कैसे करनी है, आपने इधर से इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हटा लेना है और इधर से इस रिक्वेस्ट पैरामीटर को भी हटा लेना है, और इधर आपने ना सिर्फ एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करना है। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हम इधर यूजर डाटा कर लेते हैं इसको, और उसकी टाइप क्या होगी, टाइप आपकी इस क्लास की होगी। तो हम वैलिडेशन क्लास इधर यूज कर लेंगे। अब आपका जो भी डाटा आएगा बॉडी में, फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट करेगा इस क्लास के साथ। अगर कोई एक भी एट्रीब्यूट यानी की मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में एरर सेंड कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर इस रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करता हूं। तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया, अनप्रोसेसेबल कंटेंट, स्टेटस कोड क्या है 422 का, और बॉडी के अंदर मेरे पास क्या है, फील्ड रिक्वायर्ड। कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, यूजर आईडी की। तो अब मैं क्या करता हूं, बॉडी में ना इसको यूजर आईडी एक दे देता हूं, यूजर आईडी दे देते हैं 100। अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो अब भी वही रिस्पॉन्स आया, फील्ड रिक्वायर्ड। कौन सी फील्ड, यूजर नेम, ये मिसिंग है। तो अब मैं इसको यूजर नेम भी दे देता हूं। इसी तरह मेरे पास सारे जो हैं रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो फील्ड्स हैं वो मैं सेंड ही नहीं कर रहा। तो मैं यूजर नेम में सेंड कर लेता हूं सिंपल प्रॉग, और इधर मैं यूजर एज को कॉपी करके यूजर की एज दे दूंगा, इसको कह लें स्ट्रिंग में 100 देते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। सही है। फिर उसके बाद मेरे पास यूजर सीजीपीए है, यूजर सीजीपीए, इसको हम इंटीजर में देके ट्राई करते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद इज एक्टिव था एक, ये बूलियन होगा, तो इसको हम ट्रू कर लेते हैं। और फिर मेरे पास यूजर टैग्स थे जो कि लिस्ट की फॉर्म में थे, तो इसको मैं एम्प्टी लिस्ट दे देता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया, ओके का रिस्पॉन्स आ गया। तो आप सोच रहे होगे कि भाई यूजर एज जो थी वो तो इंटीजर में मैंने इधर लिखी थी, इंटीजर, तो मैंने इसको सेंड स्ट्रिंग किया तो इसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया। एरर इसलिए नहीं दिया उसने क्योंकि उसने ट्राई किया इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और वो कन्वर्ट हो गया, तो उसने कन्वर्टेड वैल्यू को यूज कर लिया। अब इधर अगर मैं 100s कर देता और दोबारा इसको सेंड करता तो ये देखें फिर मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको इंटीजर में। उसी तरह यूजर सीजीपीए जो था वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ्लोटिंग में आएगा, लेकिन इसको मैंने इंटीजर दे दिया, तो उसने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, वो कन्वर्ट हो गया, तो उसने वो कन्वर्टेड वैल्यू यूज कर ली।
तो जिधर कन्वर्जन हो सकेगी उधर फास्ट एपीआई आपका डाटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके यूज करेगा, नहीं हो सकेगी तो आपको एक एरर दे देगा। तो ये देखें हमने 6 की 6 फील्ड्स उसको दे दी और मैं इसको इधर फिक्स कर लेता हूँ, इंटीजर ही दे दूंगा, बेचारे को क्या तंग करना, और दोबारा सेंड करूंगा। तो देखें स्टेटस 200 ओके और मेरे पास डाटा आ रहा है एम्प्टी डिक्शनरी में जो मैं सेंड कर रहा हूँ वापस। अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने यूजर डाटा को एक बार प्रिंट भी कर लेता हूँ और उसके साथ ही मैं क्या करूंगा, एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करने के बजाय अपने यूजर डाटा को रिटर्न कर दूंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई असर क्या होगा इससे। मैं दोबारा इसको सेंड करूंगा तो ये मेरे पास देखो क्या हुआ, रिस्पॉन्स में वही डाटा डिक्शनरी में कन्वर्ट होकर आ गया। तो फास्ट एपीआई में आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाटा को डिक्शनरी या जेसॉन में कन्वर्ट करके सेंड करने के बजाय अपनी वैलिडेशन क्लासेस का यूज करके उनके ऑब्जेक्ट्स को ही रिस्पॉन्स में सेंड कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली उनको जेसॉन में मैप करके यूजर को सेंड कर देगा। तो कितनी खूबसूरत बात हुई कि आपको सिर्फ क्लासेस बनानी है और टाइप हिंटिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली वैलिडेशन होगी और यूजर को एरर भी जनरेट होकर सेंड हो जाया करेंगे। आपका काम सिर्फ कितना है कि आपने देखना है कि आपको डाटा आता हुआ किस फॉर्म में चाहिए और जाता हुआ किस फॉर्म में चाहिए। बाकी सारा मुश्किल काम फास्ट एपीआई आपके लिए कर रहा है। तो मैं टर्मिनल को ओपन करके एक बार देख लूंगा कि मेरा जो डाटा है वो किस फॉर्म में है। तो ये देखें मेरे डाटा के एट्रीब्यूट्स क्या है, यूजर आईडी 100, यूजर नेम सिंपल प्रॉक और बाकी सारी भी डिटेल्स वैसे ही हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को इधर एक्सेस करूं तो मैं इधर डॉट का यूज करके उस एट्रीब्यूट को यूज कर लूंगा और इसको प्रिंट कर लूंगा। दोबारा अपने रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो देखो उसने मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे दी। तो सिंपल, अगर आपने एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप डॉट यूज करके उसका नाम यूज करोगे जैसे आप क्लासेस में करते हो और उसकी वैल्यू आपको आराम सुकून से मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, मैं इधर इसको खत्म करूंगा। हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि रिक्वेस्ट की बॉडी किस तरह वर्क करती है, किस फॉर्म में डाटा आपके पास आ रहा होता है और जा रहा होता है, और किस तरह आपने अपने आते हुए डाटा को वैलिडेट करना है पाइडेंटिक मॉडल्स यूज करके। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।